Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about 30 years of India's ASEAN relations, and this topic is important from our syllabus GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं आसियान कंट्रीज़ हैं कौन कौन से. आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड इट इज़ एसोसिएशन ऑफ दो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हु हैव कोलोनियल लीगेसी, यानी कि पोस्ट कोलोनियल स्टेट्स ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन आर नोन एज आसियान कंट्रीज़. आसियान की शुरुआत हुई थी 1967 में विथ आसियान डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं. In the beginning, there were only Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand that together created ASEAN. But later on 5 more countries joined, and now there are total 10 countries who are member of ASEAN. और ये 10 देश हैं: म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनाई. अगर इंडिया आसियान की बात की जाए तो इंडिया आसियान के रिलेशंस 1992 में शुरू हो गए थे, व्हेन इंडिया एंड आसियान स्टार्टेड ए सेक्टोरल पार्टनरशिप, यानी कि सेक्टर बाय सेक्टर पार्टनरशिप हमने स्टार्ट की. और 1992 में चूँकि इंडिया और आसियान के रिलेशंस स्टार्ट हो गए थे, दैट इज़ वाई नाउ वी हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ इंडिया आसियान रिलेशन, और जिस कारण से ये आर्टिकल हम लोग कवर कर रहे हैं. इंडिया आसियान रिलेशन, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इट बिगैन इन 1992, सो नाउ 30 ईयर्स हैव गॉन सिंस इंडिया आसियान रिलेशंस बिगैन. अगर इंडिया आसियान रिलेशंस की बात की जाए तो इट मेनली स्टार्टेड विथ लुक ईस्ट पॉलिसी दैट स्टार्टेड इन 1992. तो लुक ईस्ट पॉलिसी में आपको कई दफ़ा पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ, वेयर इंडियाज़ फोकस वाज ऑन डेवलपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या फिर आसियान ग्रुप. अगर इंडिया आसियान कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ स्पेंड इन डिफरेंट एरियाज़. फॉर एग्जांपल, देयर इज़ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड आसियान. आसियान इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. और ओवरऑल ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया का लगभग 10.6% ट्रेड जो है वो अकेला आसियान के साथ होता है. तो 30 साल हो गए आसियान और इंडिया के रिलेशंस के, सेक्टोरल रिलेशंस की बिगनिंग के और लुक ईस्ट पॉलिसी के. इस कारण से इस साल के लिए इंडिया आसियान रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब डाटा आपको याद करने होंगे मेंस से पहले. सो 10.6% ओवरऑल इंडिया का ट्रेड जो है वो आसियान ग्रुप के साथ होता है, एक्सटर्नल ट्रेड. इंडिया और आसियान ग्रुप ने आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, जिसको हम लोग आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टा नाम से जानते हैं, दैट स्टार्टेड इन 2010. इंडिया आसियान ऑल्सो स्टार्टेड दिल्ली डायलॉग. दिल्ली डायलॉग इज़ ए काइंड ऑफ ट्रैक 1.5 इवेंट. ये ट्रैक 1.5 जो है ये सिर्फ PSIR ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ट्रैक 1.5 सिंपली मीन्स कि जहाँ पे कुछ डिप्लोमेट्स भी होते हैं, कुछ बिजनेस पर्सनालिटीज़ भी होते हैं या दूसरे फील्ड के भी लोग होते हैं. इस तरह के इवेंट्स हर साल होती है इंडिया आसियान के बीच में, जिसका नाम है दिल्ली डायलॉग. और भी एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया कोऑपरेशन है अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, वो है स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी रिलेशंस. अगर आप देखिए तो इंडिया और आसियान के ये जो कॉमन थ्रेट है वो है चाइना. चाइना ने 9 डैश लाइन, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखा है साउथ चाइना सी में, एंड विद दैट इट हैज़ क्लेम्ड मैनी टेरिटरीज और आइलैंड्स दैट हैव been traditionally part of the Southeast Asian countries. For example, Paracel Island, which traditionally belongs to Vietnam but has been disputed by China. For example, this Spratly Island has been disputed. Scarborough Shoal Island ट्रेडिशनली बिलोंग टू फिलीपीन बट हैज़ बिन डिस्प्यूटेड बाय चाइना. तो चाइना ने साउथ चाइना सी के ऊपर इस तरह का इमेजिनरी लाइन, पेपर पे लाइन ड्रॉ कर दिया है. ये क्लेम करते हो कि पूरा का पूरा एरिया हमें बिलोंग करता है और यहाँ पे पूरा सी हमें बिलोंग करता है. और चाइना का ये जो क्लेम है साउथ चाइना सी के ऊपर, ये काफ़ी सुपरफिशियल क्लेम है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है. चाइना का जो क्लेम है ऑन द बेसिस ऑफ सम आइलैंड्स दैट आर इन दिस रीजन, जो चाइना कहता है कि हमारा है ये आइलैंड, और उसके बेसिस पे वो पूरा का पूरा एरिया अपना क्लेम करता है. एंड दिस इज़ 9 डैश लाइन. इफ़ यू सी द सम आइलैंड्स, सम ऑफ द आइलैंड्स आर artificial islands created by China. China has created those artificial islands. It has planted some artificial
artifacts in these islands just in order to prove that these islands belong to China since ancient times, and because of those islands only now China claims entire South China Sea. So naturally, because of China's assertion in South China Sea, China's aggressive rise in 21st century as a maritime superpower, assertion in especially South China Sea, it has created a kind of complementary relation between India and ASEAN countries. ASEAN countries को भी चाइना का थ्रेट है, इंडिया को भी चाइना का थ्रेट है. अगर चाइना पूरी तरह से डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेता साउथ चाइना सी में, तो नेक्स्ट focus for China would be to enter into Indian Ocean, which India never wants. India wants Indian Ocean to remain backyard of Indian Navy, and that is why India और ASEAN के जो relations हैं वो यहाँ पे strategic तरीके से complement करते हैं एक दूसरे को, and that is why there are many naval exercises conducted between India and ASEAN countries. For example, SIMBEX is conducted between India and Singapore. India is also supporting other ASEAN countries as far as their defense preparedness is concerned. For example, recently we have seen how India has decided to export BrahMos missile to Philippines, Navy of Philippines. इंडिया और आसियान के बीच में दिल्ली डायलॉग अलग है, एक है दिल्ली डिक्लेरेशन. इंडिया एंड आसियान हैव आल्सो डिक्लेयर्ड दिल्ली डिक्लेरेशन. दिल्ली डिक्लेरेशन में बोथ साइड्स हैव डिसाइडेड टू गो फॉर कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन. अगर आप देखें तो दिल्ली डिक्लेरेशन इज मेनली फोकसिंग ऑन countering aggression of China in this Asia Pacific region, especially in the South China Sea. उसके अलावा इंडिया आसियान के जो कोऑपरेशन है that could be seen in infrastructural development also or connectivity also. For example, India is coming up with India, Myanmar, Thailand, IMT trilateral highway या कालादार multimodal transport projects. All these projects are with ASEAN countries with a goal of increasing India's connectivity, especially northeastern states of India's connectivity with Southeast Asian countries. So Myanmar is considered to be gateway for India to Southeast Asia, and that is why these projects are mainly focusing on Myanmar. But हाल फिलहाल में म्यांमार के अंदर कुछ पॉलिटिकल टर्बुलेंस होने के कारण बिकॉज ऑफ मिलिट्री जनता एंड मिलिट्री कू, इंडिया आसियान के बीच में ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव बीन स्लाइटली डिलेड. अभी करंट न्यूज़ क्या है, 30 साल पूरे हो गए इंडिया आसियान रिलेशन के, और इसी कारण से इंडिया इज होस्टिंग 2-day कॉन्क्लेव विथ representatives of 10 ASEAN nations. In fact, 10 ASEAन nations के 10 के 10 representatives तो नहीं आए हैं. म्यांमार के representatives have not participated because of the turbulence going on in Myanmar. तो बाकी जो 9 countries के members हैं, representatives हैं, they have participated in this 2-day conclave hosted by India. और इस 2-day conclave में एक joint statement भी रिलीज़ किया गया है. इस joint statement में कहा गया है by these 10 countries, 1 India and 9 other ASEAN countries together have released this joint statement that says commitment to multilateralism founded on the principles of international law, including Charter of United Nations, especially of 1982 United Nations Conventions on Laws of Sea, has to be respected. सरल भाषा में कहें तो इंडिया ने और आसियान देशों ने मिलकर के कहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, UNCLOs ऑफ 1982, दैट मस्ट बी रेस्पेक्टेड. डायरेक्टली हमने चाइना का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली हमने ज़रूर हिंट दे दिया है कि चाइना थ्रू 9 लाइन इज़ नॉट रेस्पेक्टिंग UNCLOs कन्वेंशन ऑफ 1982, और चाइना को इसको ज़रूर मानना चाहिए. तो क्या है UNCLOs, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, वो ज़रा देखते हैं. आई होप आपको बात समझ आ रही है. इस कॉन्क्लेव में एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जिसमें हमने कहा है कि दुनिया के सारे देशों को UNCLOs नॉर्म्स को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी नॉर्म्स को जरूर मानना चाहिए. अभी UNCLOs नॉर्म्स सीधा सीधा चाइना वायलेट कर रहा है इन साउथ चाइना सी, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमने चाइना पे इशारा किया कि भाई तुम इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हो, यू आर द ट्रबल मेकर. तो क्या है UNCLOs के नॉर्म्स, जरा ये देखिए. UNCLO एक इंटरनेशनल कन्वेंशन या एग्रीमेंट है दैट हैज़ बीन साइंड अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन. इस UNCLOs के हिसाब से किसी भी देश के, ये तो टेरिटरी हो गई, मान लीजिए टेरिटरी के अलावा सी के अंदर कहाँ तक किसी कंट्री के राइट्स हैं वो डिसाइड होते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस UNCLOs. तो मान लीजिए कि यह है शोर या बेस लाइन, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल एरिया. टेरिटोरियल एरिया मतलब दिस एरिया कम्प्लीटली बिलोंग्स टू दैट कंट्री. यहाँ पे उसका एयर जोन जो है या वाटर के रिसोर्सेज, एवरीथिंग बिलोंग्स टू दैट कंट्री.
बेस या लाइन से या शोर लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक को हम लोग कहते हैं कॉन्टिगुअस जोन। तो कॉन्टिगुअस जोन में ये कंट्री जो है, यहाँ पे एयर लाइन तो एयर स्पेस तो बिलोंग नहीं करता उस कंट्री को, बट येट द सिक्योरिटी एजेंसी इज लाइक पेट्रोलिंग पार्टीज एंड ऑल कैन डू पेट्रोलिंग अप टू दिस एरिया। और बेस लाइन से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं उस कंट्री के लिए EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से वो कंट्री रिसोर्सेज जैसे कि गैस या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिशेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। दो EEZ डज नॉट belong to that country as far as their territorial integrity is concerned, yet till EEZ that country can extract economic resources. Beyond EEZ जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं हाई सी। हाई सी मतलब इंटरनेशनल सी विच डज नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री। एक बार फिर से ज़रा देखिए, ये है लैंड, लैंड से लेकर के ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है दैट इज़ टेरिटोरियल वाटर। यहाँ पे सी बेड, वाटर या एयर स्पेस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द कंट्री जिसका ये लैंड है। फिर और 12 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि टोटल 24 नॉटिकल माइल्स तक हम लोग कहते हैं कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन में ओशन सरफेस तो बिलोंग करेगा, ओशन सरफेस में जुरिडिक्शन होगा उस कंट्री का, बट इट डज नॉट प्रोवाइड, इस जोन में एयर या स्पेस राइट्स नहीं होते हैं। एंड 200 नॉटिकल माइल्स तक EEZ है विच अलाउज इन एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉयटेशन एंड कंजर्विंग एंड मैनेजिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो टेरिटोरियल वाटर है ये भले इस कंट्री को बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे बाकी सारे देशों को राइट्स हैं ऑफ इनोसेंट पैसेज, मतलब नॉन मिलिट्री या सिविलियन वेसल्स यहाँ से दूसरे देशों के गुजर सकते हैं। इनोसेंट पैसेज रेफर्स टू पासिंग थ्रू द वाटर्स विच आर नॉट थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री। मान लीजिए कि किसी दूसरे देश का सिविलियन वेसल आ रहा है तो इसको अधिकार है कि इस एरिया के यहाँ के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर तक भी आ सकता है, लेकिन उसमें उससे पे कोई हथियार वगैरह नहीं होने चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं इनोसेंट पैसेज। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ चाइना का जिक्र क्यों आया है। चाइना ने ये आर्टिफिशियल या इमेजिनरी 9 डैश ड्रॉ कर दिया है साउथ चाइना सी में, क्लेमिंग कि दिस एंटायर एरिया बिलोंग्स टू अस। तो कहीं ना कहीं चाइना इज वायलेटिंग बाई दिस 9 डैश लाइन, चाइना इज क्लियर कट वायलेटिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। भाई चाइना के मैक्सिमम 12 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन आपको बिलोंग करना चाहिए, ये एरिया चाइना को होना चाहिए। हाउ चाइना इज क्लेमिंग दिस इंटायर रीजन, मैं आपको बता रहा हूँ चाइना क्या जस्टिफिकेशन देता है। चाइना ने छोटे छोटे यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना दिए हैं और उन आर्टिफिशियल आइलैंड्स के आसपास के 200 नॉटिकल माइल्स तक को क्लेम कर करके वो पूरा साउथ चाइना सी अपना क्लेम करता है। यहाँ पे इन छोटे छोटे आइलैंड्स पर उसने मिसाइल्स वगैरह भी स्टैब्लिश कर दिए हैं, बट दिस इज़ अनफेयर, अनजस्टिफाइबल। या अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके ये पूरा एरिया आप अपना क्लेम नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वाई बाई मेंशनिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी कि दैट दिस लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड, इनडायरेक्टली या ऑब्लिकली इंडिया एंड एशियन कंट्रीज आर रेफरिंग टू चाइना कि योर क्लेम ओवर साउथ चाइना सी इज इलीगल। ब्रीफली एक चीज़ और देख लीजिए, विच कंट्रीज आर मेंबर और पार्टीज टू UNCLOs। सो ये जो रेड कलर में दिखाया, दीज कंट्रीज आर नॉट पार्टी टू UNCLOs। सम मेजर कंट्रीज दैट आर नॉट पार्टी टू UNCLOs आर लाइक US, वेनेजुएला, टर्की एंड लीबिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट US फेडरल रिजर्व रेजेस इंटरेस्ट रेट एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो फेडरल रिजर्व है क्या? तो जैसे हमारे देश की RBI है वैसे ही US की जो सेंट्रल बैंक है उसको हम लोग US फेडरल रिजर्व से नाम से जानते हैं। हाल फिलहाल में US के फेडरल रिजर्व ने क्या फैसला लिया है वो देखते हैं। इट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज फेडरल फंड रेट्स बाय 75 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि इट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज फेडरल फंड रेट्स बाय 0.75%, विच इज़ हाइएस्ट इंक्रीज और बिगेस्ट इंक्रीज इन लास्ट 28 ईयर्स। 28 साल पहले 1994 में इस तरीके का इतना मैसिव फेडरल फंड रेट इंक्रीज हुआ था। उसके बाद से अब पहली बार जाकर के इतना मैसिव फेडरल फंड रेट US के फेडरल रिजर्व ने रेज किया है। तो क्या है फेडरल फंड रेट वो भी ज़रा देखते हैं। फेडरल फंड रेट सरल भाषा में कहें तो इंटर बैंक लेंडिंग रेट है। इंटर बैंक लेंडिंग रेट मतलब द रेट एट विच बैंक्स इन US
बोरो एंड लेंड मनी टू ईच अदर ओवरनाइट, यानी कि शॉर्ट टर्म इंटर बैंक लेंडिंग रेट इज फेडरल फंड रेट। अब ये डायरेक्टली कस्टमर्स को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। देखिए, फेडरल फंड रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो और गिव लोन टू ईच अदर इन शॉर्ट टर्म ओवरनाइट। लेकिन जो इंटर बैंक लेंडिंग रेट होता है, इट समहाउ बिकम्स ए बेसिस फॉर लेंडिंग टू द कस्टमर्स। मान लीजिए कि बैंक्स एक दूसरे को आपस में 4% पे लोन दे रहे हैं, तो नेचुरली कस्टमर्स को 6 या 6.5% पे लोन देंगे। सो इंटर बैंक लेंडिंग रेट दो डायरेक्टली डज नॉट इन्वॉल्व कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, येट इंटर बैंक लेंडिंग रेट बिकम्स और एक्ट्स एज ए बेसिस और ए पैरामीटर which plays a role in deciding deposit rate. Deposit rate, I hope you must be knowing, rate that we get as a customer when we deposit our money in the bank. Interbank lending rate also helps in determining or also acts as a parameter in deciding lending rate. Lending rate is the rate at which we can borrow from a bank when we take credit from the bank. तो मुद्दा यह है कि यूएस के फेडरल रिजर्व ने फेडरल रेट को बढ़ाया है 0.75%, यानी कि वहाँ पे उन्होंने इंटर बैंक लेंडिंग रेट को बढ़ाया है 0.75%। तो उम्मीद है कि डिपॉजिट रेट भी बढ़ेगा, यानी कि अमेरिका के अंदर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको बैंक में पैसा जमा करने से ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा और लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा, यानी कि अमेरिका में जो लेंडर्स हैं उनको बोरो करने में अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ेगा। ये बातें हैं। ऐसा क्यों किया है अमेरिका ने, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट बढ़ाती है आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ की फेडरल रिजर्व जो है फेडरल फंड रेट को बढ़ाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने। तो अमेरिका के अंदर आप देखिए तो पिछले 40 सालों का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। इन लास्ट 4 डिकेड दे नेवर रजिस्टर्ड दिस अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। अमेरिका के अंदर इस मई महीने में इन्फ्लेशन था 8.6%, विच इज़ इवन हाइयर दैन व्हाट वी आर विटनेसिंग इन इंडिया इन करेंट कंडीशन। अब ये जो फेडरल रिजर्व ने फेडरल रेट को बढ़ाया है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो एक एक करके देखते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर फेडरल रिजर्व ने फेडरल रेट को बढ़ाया तो वहाँ पे डिपॉजिटर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करने से, राइट? डिपॉजिट रेट विल ऑल्सो गो अप। तो नेचुरली इंडिया के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, खासकर अमेरिका से आए हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इंडियन पोर्टफोलियो मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रखा था, they will pull out of Indian economy and they will put their money in the banks of America or other financial institutions of America, because जब वहाँ का फेडरल रेट ऊपर गया तो डिपॉजिट रेट भी ऊपर जाएगा। डिपॉजिट रेट मतलब वहाँ के डिपॉजिटर जब पैसा जमा करेंगे तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो नेचुरली इट विल एक्ट एज एन अट्रैक्शन फॉर इन्वेस्टर्स फ्रॉम अमेरिका हु हैड इन्वेस्टेड इन इंडिया। नाउ दे विल टेक देयर मनी एंड गो बैक टू अमेरिका एंड पुट देयर मनी इन द बैंक्स, एंड दिस विल लीड टू pull out of foreign portfolio investment from India back to US. It will also not just impact India, बाकी सारे डेवलपिंग कंट्रीज से भी डॉलर थोड़ा बहुत निकल करके वापस अमेरिका में जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, जब इंडिया से और बाकी सारे देशों से डॉलर वापस से अमेरिका जाएगा तो डॉलर की रिलेटिवली कमी होगी। देयर विल बी रिलेटिवली लेस सप्लाई ऑफ डॉलर विथ रिस्पेक्ट टू रूपी, और इससे होगा क्या कि आवर इंडियन रूपी विल ऑल्सो वीकेन, विच इज़ ऑलरेडी वेरी वीक एंड समवेयर क्लोज टू 78 रुपीज़ पर डॉलर। तो देखिए, वैसे भी 2022 में बहुत ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पुल आउट हो चुका है। 2,01,000 FPI हैज़ बिन पुल आउट, फॉरेन फंड बिगेस्ट एनुअल FPI आउटफ्लो, एंड दिस increase of 0.75% will further add to this. So this is a matter of concern for Indian economy. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Bharat Gaurav scheme and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. तो देखिए, आप तो एक बात समझते हैं कि भारतीय रेल अभी तक 2 सेगमेंट में ही ट्रेन चलाती है, पैसेंजर सेगमेंट में या गुड्स सेगमेंट में, जिसको हम लोग मालगाड़ी कहते हैं. अभी भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत तीसरा सेगमेंट स्टार्ट किया जा रहा है इंडियन रेलवे के अंदर, दैट इज टूरिज्म सेगमेंट. टूरिस्ट ट्रेन्स अलग से चलाई जाएंगी. पहले पैसेंजर्स ट्रेन में ही टूरिस्ट ट्रैवल किया करते हैं, लेकिन अब टूरिस्ट ट्रेन कुछ अलग से चलाई गई हैं. दैट विल बी रन अंडर भारत गौरव स्कीम. ये ट्रेन जो होंगी रेगुलर नहीं होंगी, कुछ कुछ टाइम पे चलाई जाएंगी, कुछ कुछ रूट्स पे चलाई जाएंगी. दे विल नॉट रन रेगुलरली एज द पैसेंजर या गुड सेगमेंट ट्रेन रन्स. येट देयर थर्ड सेगमेंट हैज बीन स्टार्टेड अंडर भारत गौरव स्कीम. अभी इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे रूट्स को कवर किया जाएगा जो इंडिया के लिए हिस्टोरिकल लोकेशंस हैं, जो इंडिया की कल्चरल लिगेसी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे पैसेंजर्स को इंडिया की कल्चरल रिचनेस के बारे में पता चलेगा.
इस भारत गौरव स्कीम की एक और खासियत है, इसमें प्राइवेट कंपनियों को अलाउ किया जाएगा ट्रेन चलाने के लिए। तो प्राइवेट कंपनियां इंडियन रेलवे से ट्रेन्स जो हैं वो लीज पे ले करके चला सकती हैं। ये होगा भारत गौरव स्कीम में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा भारत गौरव स्कीम से? पहला तो इंडिया का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, वो इंडिया के और बाकी दुनिया के लोगों को पता चलेगा। दूसरा, इट विल हेल्प इन टैपिंग द वास्ट टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ इंडिया, टूरिज्म बढ़ेगा। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगा, क्योंकि प्राइवेट एंटिटीज़ भी ट्रेन इंडियन रेलवे से लेकर के चला सकते हैं, तो इंडियन रेलवे को भी फ़ायदा होगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा। वे करंट न्यूज़ यही है कि भारत गौरव स्कीम के अंदर पहला प्राइवेट ट्रेन ऑलरेडी चला दिया गया है कल, कोयंबटूर से शिरडी तक। कोयंबटूर की एक कंपनी है साउथ स्टार रेल, इसने ये ट्रेन चलाई है। उसने 1 करोड़ का सिक्योरिटी जमा करके साउथ रेलवे से 20 कोचेज का ये ट्रेन जो है वो लीज पे लेकर के भारत गौरव स्कीम के अंतर्गत ये ट्रेन चला दी है। The next article is about giant tortoise and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखो, एक बड़ा सा टॉर्टोइज, जाइंट टॉर्टोइज मिला था इन दिस फर्नांडीना आइलैंड ऑफ गलापागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो देखिए, पहले ध्यान से देखिए, ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है गैलापागोस आइलैंड। देयर आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, दीज आर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में एक आइलैंड है फर्नांडीना। फर्नांडीना में 2019 में एक इस तरह का टॉर्टोइज मिला था। दिस टॉर्टोइज का नाम रख दिया गया था फर्नांडा। दैट फर्नांडा वाज नेम्ड आफ्टर दिस फर्नांडीना आइलैंड जहाँ पे टॉर्टोइज मिला था। अभी जब से ये टॉर्टोइज मिला था तब से जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उनको इसकी स्पीसीज़ की कैटेगरी को लेकर के डाउट था कि ये कौन सी स्पीसीज़ को बिलोंग करता है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना था कि यहाँ के जो लोकल स्पीसीज़ है फर्नांडीना में, जो लोकल टॉर्टोइज स्पीसीज़ है या नेटिव स्पीसीज़ है, उसी को ये बिलोंग करता है। लेकिन ये देखने में थोड़ा अलग था, इसलिए इसके स्पीसीज़ कैटेगरी को लेकर के डाउट था। अब उस पर क्लैरिटी आ गई है और अब एक रिसर्च जर्नल में जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशन बायोलॉजी, उसमें वहाँ के रिसर्चर्स ने पब्लिश करके एक पेपर पब्लिश करके बताया है कि ये जो फर्नांडा नाम का टॉर्टोइज मिला था 2019 में, ये एक्चुअली बिलोंग करता है टू द टॉर्टोइज स्पीसीज जिसका नाम है केलोंडिनिस फैंटास्टिकस। अब ये नाम पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी केलोंडिनिस फैंटास्टिकस का इम्पोर्टेंस समझो। ये जो स्पीसीज़ है टॉर्टोइज का, माना जा रहा था कि ये एक्सटिंक्ट हो गया है। इट इज़ ए टाइप ऑफ गैलापागोस स्पीसीज़, यानी कि ये लोग गैलापागोस आइलैंड में मिलते थे, लेकिन माना जा रहा था कि ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आखिरी बार इस स्पीसीज़ का टॉर्टोइज 1906 में देखा गया था, लेकिन अब फिर से देखा गया है 106 सालों के बाद। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ए न्यूज़। इस तरह के सवाल प्रीलिम्स में आ जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इसको याद रखना, पीटी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बता दूं, गैलापागोस आइलैंड में फर्नांडीना में एक छोटा सा इस तरह का जाइंट टॉर्टोइज मिला था जिसका नाम रख दिया गया था फर्नांडा। फर्नांडा के स्पीसीज़ कैटेगरी को लेकर डाउट था, लेकिन अब क्लैरिटी आ गई है, फर्नांडा बिलोंग करता है इस स्पीसीज़ को, और ये स्पीसीज़ माना जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, इस स्पीसीज़ के अभी भी ये टॉर्टोइज तो जिंदा है। इट वाज बिलीव्ड कि इट हैज़ गॉट एक्सटिंक्ट इन 1906। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है हमने आपको। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अल्ट्रा थिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम साइंटिफिक डेवलपमेंट। असम के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिहाजे से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, साइंटिस्ट ने एक अल्ट्रा थिन इस तरह का फिल्म या पेपर आप कह सकते हैं, प्लास्टिक डेवलप कर दिया। अल्ट्रा थिन हेटेरोप्रोटीन यानी कि अलग अलग तरह के प्रोटीन की मदद से अल्ट्रा थिन फिल्म डेवलप कर दिया है। और ये जो अल्ट्रा थिन फिल्म है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन फूड पैकेजिंग एंड बायोमेडिकल इंडस्ट्री एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ बिलीव्ड कि इट कैन रिवॉल्यूशनाइज फूड पैकेजिंग एंड बायोमेडिकल इंडस्ट्री। दिस अल्ट्रा थिन फिल्म will be excellent as far as its thermal, mechanical and pH stability is concerned। यानी कि थोड़ा बहुत टेम्परेचर बदलने से या थोड़ा बहुत स्ट्रेस से या थोड़ा बहुत एसिडिटी से ये ख़राब नहीं होगा। pH स्टेबल है, थर्मल स्टेबल है, मैकेनिकल स्टेबल, और अल्ट्रा थिन है, बहुत ही थिन है, और दो अलग अलग तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। एंड दैट इज इट इज़ बिलीव्ड दैट इट कैन रिवॉल्यूशनाइज फूड पैकेजिंग एंड बायोमेडिकल इंडस्ट्री। अल्ट्रा थिन
क्या होता है? अल्ट्रा थिन वो पेपर्स होते हैं या वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी थिकनेस जो है वो नैनोमीटर्स में हो, दे आर नोन एज अल्ट्रा थिन। क्या मेथड अडॉप्ट किया गया? तो इस जो मेथड अडॉप्ट किया गया इस अल्ट्रा थिन फिल्म को बनाने के लिए, उस मेथड का नाम है लैंगमुइर-ब्लॉडजेट मेथड। इसमें 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन, बोवाइन सेरम एंड लाइसोजाइम, बोवाइन सेरम एंड लाइसोजाइम का इस्तेमाल किया गया है अल्ट्रा थिन फिल्म को बनाने के लिए। ये दोनों के दोनों जो प्रोटीन हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो स्फेरो प्रोटीन होते हैं, यानी कि सर्कुलर या स्फेरिकल शेप के होते हैं। दे आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स ऑल्सो। ये सब चीज़ें पीटी में आ जाती हैं, तो पीटी से पहले एक बार फिर याद करेंगे इसको, ठीक है। इसको डेवलप करने वाले एजेंसी कौन है? यानी कि 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन लिए, बोवाइन सेरम, एल्ब्यूमिन एंड लाइसोजाइम, 2 अलग अलग तरह के प्रोटीन लिए, उनको मिला करके अल्ट्रा थिन ये फिल्म बना दिया। ये अल्ट्रा थिन फिल्म बनाने के जो प्रोटीन जो इस्तेमाल किए गए हैं ये दोनों, दे आर अ टाइप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं स्फेरिकल, दे आर वाटर सॉल्युबल। इसको बनाने वाली एजेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IASST। दिस IASST is a Guwahati based institution which works under Department of Science and Technology। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, APSC पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इज थाईलैंड एंड लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज असम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।